अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम फलोशा है और मैंने चाहते हुए भी ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर मेरी माँ ने हमेशा मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बाहर के लोगों की नज़र में शायद मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी माँ कितनी अच्छी और कितनी शरीफ औरत है। मेरी माँ हर वक्त खुदा को याद किया करती थी और उनसे दुआ करती थी कि मेरी बेटी की हिफाजत करना, उसकी इज्जत को कभी दागदार मत होने देना। मैं अपनी इज्जत तो गंवा चुकी हूँ, अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहती। खुदा मेरी बेटी की इज्जत की लाज रख ले। भले ही हम ऐसी जगह पर रहते हैं जो लोगों की नज़र में बुरी जगह मानी जाती है, मगर यहाँ रहते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ दिखने में बुरी नज़र आती है हकीकत में भी बुरी ही हो। यहाँ पर रहने वाली सारी औरतें बहुत अच्छी थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी, पर ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से ही काम करती थी। उनकी कुछ मजबूरियां थीं जो इस जगह पर घसीट लाई थी और वो बेबस हो गई थी। मैं अक्सर अम्मा से पूछती थी कि वो यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया था। वो इस बात को हमेशा टाल देती थी। अम्मा मुझे सारी चीज़ों से बहुत अलग रखती थी। यहाँ पर एक कमरा ऐसा था जो मेरी माँ को दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत सालों से यहाँ पर रह रही थी। मेरा सारा वक्त उस कमरे में ही गुजरता था। मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक था, इसीलिए अम्मा ने मुझे किताबें लाकर दे दी थी। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थी और शुरू शुरू में वही मुझे पढ़ाया करती थी। जब मैं खुद पढ़ने के काबिल हो गई तो इसके बाद मैं खुद से पढ़ना शुरू हो गई और यहाँ पर रहते हुए एक कमरे में ही मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। जैसे ही रात होती थी कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती और मुझसे कहती कि इस कमरे से भूल कर भी कदम बाहर मत रखना। मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ मेरी अम्मा कमरे में ही रख देती थी। दिन में भी मैं कम ही बाहर निकलती थी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होते ही मैं कमरे में बंद होती और अम्मा बाहर निकल जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और मैं बड़ी होती रही तो मेरी अम्मा अब और भी ज़्यादा मोहताज रहने लगी थी, क्योंकि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अम्मा को इस बात का डर था कि अगर गलती से भी यहाँ आने वालों की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो मेरे हुस्न के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी माँ क्योंकि यहाँ पर पहले से मौजूद थी और वो यहाँ की हर चीज़ को अच्छी तरह से जानती और समझती थी। अगर कभी मैं अम्मा से बाहर जाने की ज़िद करती तो वो मुझे मेरे इर्द गिर्द अच्छी तरह चादर लपेट कर मुझे बाहर लेकर जाती थी। वो मुझे यही कहती थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद को ऐसी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, एक कमरे में कैद होकर रहना पड़ेगा या फिर ऐसे लोगों की नज़रों से छुपा कर ज़िंदगी गुजारनी होगी। अम्मा अक्सर मुझसे कहती थी कि मुझे इस बात के लिए मुआफ़ कर देना। मैं जानती थी कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी था हालात ही ऐसे थे। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अब अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूछती थी कि मेरा बाप कौन था और वो कहाँ रहता था, और मेरी माँ के इर्द गिर्द कोई नहीं था, तो वो मेरी बातें सुनकर खामोश हो जाती, जबकि उनके चेहरे से मैं इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकती थी कि वो मेरे सवाल से काफ़ी परेशान और दुखी हो जाती है, मगर कोई जवाब नहीं देती थी। उनकी परेशानी और इस तरह की उदासी को देखते हुए मैंने ये सवाल करना छोड़ दिया था। यकीनन मेरे बाप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए होंगे, इसलिए तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। यकीनन वो इस काबिल नहीं थे कि मेरी माँ उसका जिक्र करते, तो मैंने भी अब उनके बारे में पूछना छोड़ दिया था और इसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बाहर की दुनिया देखूं और दूसरी लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार, घर से बाहर जाऊं, दोस्त बनाऊं और उनके साथ वक्त गुजारूं। बचपन से मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी थी, एक बंद कमरे के अंदर। यहाँ पर दीवारें ही मेरी सहेलियाँ थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी उम्र की कोई लड़की ही नहीं थी, और जो लड़कियाँ थीं और यहाँ पर रहते हुए अपना अपना काम चला रही थी। यहाँ की रिहायशी मेरी हम उम्र लड़कियाँ भी जानती थीं कि मेरी माँ मुझे इस काम में नहीं उतारना चाहती, इसीलिए वो आते जाते कभी कभी मुझे मेरा हाल अहवाल पूछ लेती थी, मगर मेरे पास ज़्यादा नहीं रुकती थी कि कहीं मैं भी उनके रंग में न रंग जाऊँ।
वहाँ की सारी औरतें और लड़कियां भी मुझे उन सारी बातों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई तो ये भी बात समझ में आ गई थी कि मेरी माँ क्यों मुझे हर रात को इस कमरे में बंद करके चली जाती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ खुद तैयार होकर सज धज कर मुझे इस कमरे में सुलाकर चली जाती थी, जबकि हकीकत में मैं तो जाग रही होती थी और यही सोचती थी कि अम्मा कहाँ चली जाती हैं। एक दो बार मैंने पूछा भी तो मेरी माँ कह देती कि वो किसी शादी में जा रही है, जल्दी वापस आ जाएंगी। पता है, बड़े होने पर मुझे सब समझ आ गया था कि मेरी माँ उस वक्त मुझसे झूठ बोलती थी। मैं ये बात भी जानती थी कि मेरी माँ ये काम शौक से नहीं करती थी। उनके खूबसूरत और मेकअप से भरे चेहरे के पीछे जो दर्द और जो तकलीफ, जो मजबूरियाँ होती थी, मैं उन्हें अब महसूस करने लगी थी। इसीलिए कोई भी बेकार सवाल उनसे करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने हमेशा से मुझे पर्दों में छुपा कर रखा। एक दिन माँ की एक सहेली मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे एक जोड़ा दिया जो दिखने में बहुत खूबसूरत था और इसके साथ कुछ जेवरात भी थे। जब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत खुश हुई और हैरान भी, क्योंकि वो पहले तो कभी भी यहाँ नहीं आई थी और ना ही उन्होंने मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया था। मुझे उस औरत से कुछ डर सा लगता था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाली थी, मगर मुझे तो बहुत ही नरमी और मोहब्बत से बात कर रही थी। इसीलिए मैंने उनके लाए हुए गिफ्ट कबूल कर लिए। जब वो मेरे सामने खड़ी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी के अभी ये कपड़े और ये सारी चीज़ें पहन कर दिखा, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हारे ऊपर कैसा लगता है। अम्मा उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसीलिए उनके कहने पर मैंने वो जोड़ा पहन लिया और जो जेवर उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिए थे वो भी पहन दिए। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो औरत मुझे देखती रही, कहने लगी, तुम तो चांदनी का चांद हो। ऐसा अनमोल हीरा तुम्हारी माँ ने कमरे में छुपा कर रखा था और मुझे पता ही नहीं था। और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। तब अचानक से अम्मा आ गई और मुझे देखकर उनके हाथ में जो भी सामान था वो नीचे गिर गया। वो जल्दी से भागकर मेरे पास आई और फिर अम्मा ने उन पर फांसे कर दिया कि आज के बाद मेरी बेटी के बारे में कुछ मत सोचें। मैं इसे सारी ज़िंदगी इस कमरे में रखूंगी, लेकिन लोगों के सामने कभी पेश नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे माँ की बात समझ नहीं आई, लेकिन माँ की हालत देखकर माँ से कुछ और पूछना समझ नहीं आया। मैं अब सारे मामलात समझने लगी थी, लेकिन मैं भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी यही थी और मुझे अपनी ज़िंदगी इसी कोने में गुजारनी थी। या ये भी सच है कि कोई अच्छा आदमी यहाँ आकर मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता था। मेरी सारी ज़िंदगी इस चार दीवारी और इस कमरे तक महदूद होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने भी इसे कबूल किया क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ थी और मेरी माँ का ताउन मेरे लिए सबसे अहम था। जिस तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे बुरी नज़र से बचाया और मेरी हिफाजत की, मैं सब कुछ नहीं भूल सकती थी और अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही मैंने उसका ये कहना सुना, मैं वहाँ सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर भागी। जब मैं सीढ़ियों के नीचे बड़े हॉल में पहुंची तो मैंने अपनी माँ को कुर्सी पर सर रखकर बैठे देखा। मैं फौरन उनके पास गई और मुझे देखकर अम्मा बहुत घबरा गईं। उन्होंने फौरन मुझे ऊपर जाने को कहा, लेकिन मैं अम्मा को इस तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। जब उन्होंने मुझे गुस्से में कहा कि और मैं जाने लगी, फिर सामने से आने वाले एक लड़के ने मुझे देखा। मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी एतबार है तो इस लड़की से शादी कर लो। अगले ही दिन उस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई। सारी लड़कियां हैरान थी और मेरी किस्मत पर जल रही थी। उन्हें तो यही लगा था कि आखिरकार मेरा अंजाम भी यही होगा, मगर एक अमीर घर का खूबसूरत नौजवान लड़का मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया था और मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए भी तैयार था। लेकिन ये मेरी भूल थी, अभी तो मेरी मुश्किलात का सिलसिला शुरू हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस दलदल में फंसने जा रही। वो मुझे खूबसूरत घर में ले आया। यकीनन ये उसी का घर था। मैंने उसके घर को बड़े गौर से देख रही थी। आज से पहले मैं बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। जिन गलियों से हम लोग आए थे मैं उन गलियों को कभी नहीं देखा था। अपने उस कमरे की चार दीवारी के अलावा किसी और जगह को देखा ही नहीं था। मेरे लिए सब कुछ नया और खूबसूरत था और अब मैं इस बात पर खुश भी हो रही थी
और खुदा से दुआ कर रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी खूबसूरत गुजरे। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वो तेज़-तेज़ कदमों से चलता हुआ मुझे अपने साथ ले जा रहा था, जबकि मैं जल्दी-जल्दी में बड़ी मुश्किलात से उसके साथ चल रही थी। एक कमरे के बाहर जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा और वहाँ पर रुक गया और गौर से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं पूरी की पूरी कांप गई। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। मेरी जान तो तब निकली जब उसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद पिस्तौल मेरी तरफ की और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस खूबसूरत शक्ल पर आशिक नहीं हुआ, बल्कि मैं चाहूँ तो अभी खड़े खड़े तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूँ। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके बाद उसने कहा कि आज का दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो, क्योंकि आज के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगी। इतना कहकर उसने अपनी पिस्तौल मेरी तरफ की थी, इस तरह से कि जैसे अभी वो मुझे गोली मार देगा। मगर यही पिस्तौल थी जो वो अपने कमरे में लेकर दाखिल हुआ था। उसने मेरे बालों को पकड़ा और बेरहमी से मुझे उठाया और मेरे सर को दीवार से मारना शुरू कर दिया। जब वो अपने गुस्से से बाहर निकला तो उसने कहा, मैं एक गलती कर रहा था जो तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा था। अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। पहले तुम्हारी खूबसूरती चेक करता हूँ, फिर तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाऊंगा। ये कहकर उसने मेरा दुपट्टा मुझसे उतार कर दूर फेंक दिया। जब वो मेरे करीब आया मैं उसके जख्मों को बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरी माँ मेरे साथ मौजूद थी और उनके साथ एक और लड़का भी था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर चुके थे। जब मैं ठीक थी, मेरी माँ मुझे एक घर ले आई। मुझे नहीं मालूम कि ये घर किसका है और हम कहाँ से आए हैं। मैंने अम्मा से पूछा था, उन्होंने कहा कि वो मुझे बताएंगी कि ये घर उस लड़के का है जो अस्पताल में हमारे साथ था। अम्मा ने मुझे बताया कि हमें बहुत धोखा दिया गया है। आज मैं तुम्हें अपने माजी के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि ये कहकर माँ कहने लगी, मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर घर वाले मेरी शादी खानदान के एक लड़के के साथ करना चाहते थे। इसीलिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं घर ही छोड़ दूँ। इसीलिए रात के अंधेरे ही में अपनी शादी से एक रात पहले उस आदमी के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। ना उसके साथ में बहुत खुश रहने लगी। 1 महीना इसी तरह से गुजरा था, मगर वो एक दिन मेरे सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गया और मुझे यहाँ पर सारी उम्र मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे ना चाहते हुए भी इस हकीकत को मानना पड़ा। यहाँ मेरी मुलाकात कोमल से हुई। वो भी मेरी तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके साथ 5 साल का उसका बेटा था। वो बचपन से ही यहाँ पर रह रही थी और फिर एक सेठ ने उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया और वो वापस यहाँ पर आ गई। कोमल जब आ गई तब मुझे पता चला कि वो हामला है और कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैं भी यहाँ पर आई तो कोमल ने मुझे समझाया कि अब इस हकीकत को मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और तुम इसे कबूल कर लो। मेरी माँ की उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन दोनों बहनों जैसी मोहब्बत पैदा हो गई थी। कुछ वक्त गुजरा जब मेरी माँ ने हकीकत को कबूल कर लिया। उन औरतों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चला कि वो भी उम्मीद से हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर दुख मनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और मुझे जन्म दिया। इसके साथ ही खुद से ये भी वादा किया कि वो कभी भी अपनी इस ज़िंदगी का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ने देंगी। जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई थी तो उनकी सहेली कोमल को मैं बहुत पसंद आई थी और उन्होंने उसी वक्त अपने 5 साल बेटे के लिए मुझे मांग लिया था। यही कहा था कि बड़े होने के बाद दोनों बच्चों की आपस में शादी करवा देंगे। मेरी माँ ने भी वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी बेटी को अपने वाली ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। हमेशा तुम्हारी अमानत समझ कर इसकी परवरिश करूंगी और इसकी इज्जत को संभाल कर रखूंगी। मेरी माँ और कोमल आंटी को यकीन था कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो हम लोगों को संभाल देगा और यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस उम्मीद पर जिंदगी गुजारती रही, लेकिन इससे पहले ही एक अमीर आदमी की नज़र कोमल आंटी पर पड़ गई और वो कोमल को पसंद करके शादी की पेशकश करने लगा। मैं 2 साल की थी उस वक्त। कोमल आंटी का बेटा 7 साल का हो चुका था जब कोमल आंटी को एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा।
तो उन्होंने भी कुछ सोचते हुए उस आदमी से शादी के लिए हाँ कर दी। कोमल आंटी के साथ साथ आदमी ने उनके बेटे को भी कबूल करने के लिए राजी था। शादी करके कोमल आंटी यहाँ से चली गई, मगर जाते वक्त उन्होंने यही कहा था कि वो अपनी अमानत को एक दिन लेने के लिए ज़रूर आएंगे। इसीलिए मेरी माँ मुझे सब लोगों की नज़रों से दूर रखती थी, और उनके दिल में कहीं न कहीं सुकून था कि एक दिन उनकी सहेली का बेटा उनकी बेटी को लेने के लिए ज़रूर आएगा। कोमल आंटी से मेरी माँ का कोई राब्ता नहीं था, लेकिन मेरी माँ जानती थी कि वो ज़रूर अपना वादा निभाने के लिए वापस आएगी। फिर एक दिन एक लड़का आया जो दिखने में किसी बड़े घर का लगता था, और उस लड़के को मैं पहली ही नज़र में पसंद आ गई। उस लड़के ने मेरी माँ से मेरी शादी की बात की, तो मेरी माँ ने इनकार कर दिया। उसके बाद उसने मेरी माँ को अलग कमरे में ले जाकर कहा कि वो कोमल आंटी का बेटा है, और मेरी माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उसकी माँ मर चुकी है और उसके बाप की मौत हो चुकी है। उसने मेरी माँ को बचपन की वो तस्वीर दिखाई जो यहाँ पर इकट्ठे रहते हुए बनाई गई थी, और मेरी माँ को यकीन हो गया कि ये कोमल का ही बेटा है। इसीलिए मेरी माँ खुश हो गई और खुशी खुशी मेरी शादी उससे करने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन उस इंसान ने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। हकीकत में वो मेरी माँ की सहेली कोमल का बेटा नहीं, बल्कि वो कोमल आंटी का सौतेला बेटा था। हकीकत ये थी कि जब कोमल आंटी की शादी उस अमीर आदमी से हो गई थी, तो कोमल आंटी का ये सौतेला बेटा, जिसका नाम अनस था, वो कोमल आंटी और उनके बेटे जिसका नाम नईम था, दोनों से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि इन दोनों ने आकर मेरे बाप को मुझसे छीन लिया है। अनस गलत आदतों का भी शिकार था। अपने बाप की दौलत को गलत कामों में लुटाने लगा। अनस के बाप ने उसके बजाय नईम पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी, और उसे ही अपना बेटा मानने लगा, क्योंकि नईम अपने बाप का बहुत ही एहतराम करता था। पढ़ाई में भी तेज़ था और कोई भी गलत आदत उसके अंदर नहीं थी। जब अनस ने अपने बाप का झुकाव नईम की तरफ ज़्यादा देखा तो वो गुस्से से भर गया। उस दिन भी कोमल आंटी अपने बेटे नईम के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन उस टाइम पर नईम की किसी दोस्त की कॉल आ गई, जिसकी वजह से नईम अपनी माँ के साथ नहीं जा सका। तो फिर कोमल आंटी अपने शौहर के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। अनस को लगता था कि गाड़ी में नईम और उसकी माँ गए हैं, इसीलिए उन दोनों को जान से मारने के इरादे से उसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, और मौके पर ही कोमल आंटी और उनके शौहर की मौत हो गई। अनस को लगा कि उसने कोमल आंटी और उनके बेटे का पत्ता साफ कर दिया है, लेकिन अनजाने में वो अपने बाप को ही मार बैठा था। अनस के बाप ने मरने से पहले सारी जायदाद नईम के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अनस सारी जायदाद गलत कामों में उड़ा देगा। अनस पाक के मरने के बाद नईम से बदला लेना चाहता था, लिहाजा जब उसे मेरे बारे में पता चला तो वो नईम बनकर मुझे अपने साथ धोखे से ले आया। मगर नईम ने ऐन मौके पर आकर मेरी जान बचा ली, और फिर मैंने नईम से शादी कर ली। जबकि उसी रात अनस को पुलिस पकड़ कर ले गई, और उसको अपने किए की सज़ा मिल गई, और जल्द ही मैं इस हादसे को भूल गई। अब मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। मेरी माँ मेरे साथ ही रह रही थी, और अब हमारा एक खुशहाल ख़ानदान है।